शुरू करते हैं साथियों। नमस्कार। पहले मुद्दे पे आते हैं। लबुल मुद्दा मोटे मोटे तौर पे आप लोगों के बीच में सब लोगों को पता चल गया है कि एनएफएस वाला मसला क्या है, और उसके बारे में थोड़ा सा जिन लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है वो मैं बताऊंगा इसके बाद में। पहली चीज़ ये है कि हम सबसे पहले स्पष्ट ये करना चाह रहे हैं कि कुछ एक भ्रम की स्थिति एक फैल रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट अभी दोबारा आया है वो री एडवर्टाइजमेंट है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ वो री एडवर्टाइजमेंट नहीं है। आप लोग लगातार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका दबाव बना हुआ है, और कहिए कि उसी दबाव में जो एडवर्टाइजमेंट आया है वो आया है, लेकिन वो री एडवर्टाइजमेंट नहीं है। वो एक स्पेशल बैकलॉग के लिए एक तरह से समझ सकते हैं, एक स्पेशल वैकेंसी निकाली गई है, वो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। तो इसको पूरी तरह से इस कन्फ्यूज़न को पहले दूर कीजिए। दूसरा मसला ये है कि हमारा ये मुद्दा है ही नहीं स्पेशल वाला अभी, कि स्पेशल क्या वैकेंसी कब निकालना है क्या नहीं निकालना है, वो उसको अलग कीजिए, वो एक अलग विषय है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हमारा विषय ये है जो 2020 वाला ये जो मूल एडवर्टीजमेंट निकला है, जिसके ऊपर हम लोगों ये पूरा विवाद हुआ है एनएफएस का, उसको निरस्त किया जाए, ये मसला हमारा है। तो मैं शुरुआत में ये दो बातें स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि हम लोगों को अपने मुद्दे से पहले भटकना नहीं है। मूल मुद्दा जो है वो ये है कि इस भर्ती को निरस्त किया जाए, इसमें शामिल लोगों को अब इंटरव्यू से बेदखल किया जाए, वो इस इंटरव्यू का हिस्सा नहीं हो, और ये दोबारा से एडवर्टीजमेंट निकले, और चयन प्रक्रिया में जो भी लोग शामिल होंगे उसमें तमाम समुदायों, तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उसमें होने चाहिए, ये हमारी मांग है। और दूसरी मांग इसके साथ में ये है कि इसमें जो लोग भी इंटरव्यू देने जाएंगे, जब इंटरव्यू होगा तो उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और उसका टेलीकास्ट होना चाहिए। तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का टेलीकास्ट, पब्लिक टेलीकास्ट हो सकती हैं, अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी होने लगी, तो इंटरव्यू की प्रोसीडिंग्स का टेलीकास्ट होने में क्या दिक्कत है? तो ये पता चलना चाहिए लोगों को कि जो भी बंदा या बंदी या जो भी थर्ड जेंडर का भी है, अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, पोस्ट डॉक करके 10-12 साल में जो एजुकेशन हासिल कर रहा है, वो किस तरह से 5 मिनट के अंदर नॉट फाउंड सुटेबल हो जाती है। तो ये एक टेक्निक जो भी इन लोगों ने इजाद की है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, और पता चलना चाहिए कि ऐसे क्या प्रोफेसर पढ़ाते हैं जो एक कैंडिडेट एलिजिबल हो जाता है और दूसरा नहीं होता। तो ये चीज़ सामने आनी चाहिए। तो एक इसमें हमारी मांग ये है। साथ ही इसमें हमारी दूसरी मांग ये है कि जो ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, आप इसको इस तरह समझिए, एनएफएस जो है वो किसी एक व्यक्ति के विशेष के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। और इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि एक जगह भर्ती आ जाती है, किसी का हो जाता है, नहीं हो जाता, ये हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। हमारा दूर दूर तक इसमें किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस तरह का। ये एनएफएस एक प्रवृत्ति है। ये JNU में भी होती थी, जिसको सबसे प्रोग्रेसिव कैंपस कहा जाता है, ये BHU में भी होती है, ये तमाम जगहों पे होती है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, लेफ्ट, राइट, सभी तरह की आइडियोलॉजी जो भी हैं, जो भी जिस इंस्टीट्यूशन में है, वहाँ पे हर जगह पे ये काम होता है एनएफएस के रूप में। तो इस प्रवृत्ति के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। हम सिर्फ एक JB पंत तो एक नज़ीर है, एक उदाहरण है कि किस तरह से वहाँ पे ये डकैती डाली गई है, जो अपेरेंट हो गई है, जो सबके सामने आ गई है। बाकी ये होता है पहले से, कुछ नया चीज़ इसमें नहीं है, और अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो ये अगली दफ़े फिर होगा। तो हमारा मसला इस प्रवृत्ति के खिलाफ बोलने से है। हमारा जो मोटिव है, हमारा जो उद्देश्य है, यहाँ पे तो ये वैकेंसी निरस्त हुई हो और नई री एडवर्टाइज करके दोबारा से आए, लेकिन इसके साथ में हम लोग इस प्रवृत्ति के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। दूसरा, सिर्फ इसमें मेरा एक शिकायत भी है कि जब चाहे वो रोस्टर वाला मसला था या कुछ भी हो, जब रिक्रूटमेंट टीचर्स की बात होती है तब तो पहली बात तो उसमें भी नहीं बोलते हैं लोग, शायद उस पर थोड़ा बहुत आवाज़ उठ जाए, या नौकरी का मसला या जो भी रीज़न हो, लेकिन पहला स्टेप एडमिशन का होता है। एडमिशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा धांधली होती है, चाहे वो इवन जहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलनी है। मेरिट लिस्ट आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से मेरिट लिस्ट निकाली जा रही हैं, शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से हो रही है। तो मेरिट लिस्ट बेस्ड पे जो एडमिशन होते हैं, चाहे वो DU में हों, चाहे वो किसी और इंस्टीट्यूशंस में हों, तमाम अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी इसी तरह से होता है। और वो लिस्ट ही गलत बनाते हैं कि सपोज़ एक बेंचमार्क, सपोज अनरिजर्व जो कैटेगरी है, मैं उसका उदाहरण देके बताऊं, अनरिजर्व जो कैटेगरी है वो है दैट इज ओपन टू ऑल,
किसी के लिए रिजर्व नहीं है। अनरिजर्व का मतलब है किसी के लिए रिजर्व नहीं है। उसकी एक कट ऑफ निकली, सपोज उसकी कट ऑफ निकली है एक्स, या एक्स को छोड़ दिए, नंबर में बताता हूँ, 50 कट ऑफ है सपोज। तो 50 से ऊपर जितने भी लोग होंगे वो चाहे किसी भी कैटेगरी में, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और कैटेगरी, वो अनरिजर्व में काउंट होंगे। लेकिन क्या होता है ज़्यादातर जगहों पे कि पहले ही आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप ओबीसी हो, ऐसे हो, आपने कितने भी मार्क्स लाए हो, आप मेरिट में किसी भी नंबर पे हो, लेकिन वो आपको आपकी कैटेगरी, आपने चाहे टॉप भी किया हो, लेकिन वो सिर्फ आपको एडमिशन देंगे आपकी कैटेगरी में। तो क्या करते हैं, इसका मतलब वो आप पहले 50 था, आप करीबन 40% रिजर्वेशन वो अपर कास्ट या सवर्णों को पहले ही रिजर्व कर देते हैं। तो ये रिवर्स रिजर्वेशन की पॉलिसी को कर दिया जाता है। इसमें लोग बोलते नहीं हैं, ठीक है। तो एक तो मेरा ये शिकवा है कि इस पे भी बोलना ज़रूरी है। सिर्फ टीचिंग या जहाँ नौकरियों का मामला है सिर्फ वहाँ तक नहीं, पीएचडी के एडमिशन्स में भी बोलिए। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट्स में होता है। लॉ फैकल्टी में हम ही ने सही कराया, हमारे साथियों ने, कई लोगों ने लड़के तमाम कराया। एक साथी अभी भी जो विवेक हैं वो इस काम में अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी इसको कराते हैं, और तमाम डिपार्टमेंट्स में ये आज तक लागू नहीं हो पाया है, ठीक है। तो एक तो मेरा इस पर सवाल ये भी है कि आप लोग इस चीज़ को भी अगली दफ़े बोलें। और रही बात यहाँ की, जो मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा था, तो हम लोग इस प्रवृत्ति को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट से हमारा मामला नहीं है, हमको इस पूरी सिस्टम को दुरुस्त करना है। और यहाँ पे मेरे पास में जो अब खबरें आ रही हैं उनको, और कई साथियों ने मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भेजे हैं, और मैं अपने स्तर से भी जुटा रहा हूँ, और तमाम लोग भी मिल रहे हैं, और तमाम तरह से जो हमारे पास एविडेंस हैं, और वो बिल्कुल एकदम सही हैं, प्राइमा फेसाई जो भी देखने में लग रहा है बिल्कुल सही एविडेंस हैं। उनको देखने के बाद समझ में आ रहा है कि ये जो ये एनएफएस वाला मामला है और जो ओबीसी की सीट कटौती वाला मामला है, जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा संगीन है, मतलब कल्पना से परे है। भ्रष्टाचार की इंतहा है इसमें, मतलब इंस्टीट्यूशनल करप्शन जिसको कह सकते हैं हम लोग, जो परंपरागत रूप से इंस्टीट्यूशनल करप्शन किया जाता है, ये उसका एक बहुत बेहतरीन केस स्टडी है कि किस तरह से कि मेरा बेटा तुम लोगे, तुम्हारा भतीजा मैं लूँगा, उसका चाचा उसने भर्ती किया, और ये चाचा भतीजावाद सिर्फ एक जाति तक रहेगा, ये उस पर चल रहा है, ये उसने उसको ले लिया, उसने इसको ले लिया है, तमाम तरह की विसंगतियाँ। मैं उन्हें अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ कुछ कारणों की वजह से, लेकिन एक मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरे पास एक खबर आई है कि जो एप्लीकेंट हैं एक, उन्हीं के रिश्तेदार या बहुत ही ब्लड रिलेशन वाले मेंबर उस बोर्ड के मेंबर हैं जो इंटरव्यू ले रहा है। अब उन्होंने इंटरव्यू दिया है नहीं दिया वो एक अलग बात है, लेकिन इस पूरे मतलब प्रोसेस में ही अगर वो पार्टिसिपेंट हैं तो ये अपने आप ही नेशनल जस्टिस का वायलेशन करती है। एक उदाहरण ये है। दूसरा एक पता चला है कि एक बंदे ने नेट ही क्वालिफाई नहीं किया है। अभी हम इन सब चीज़ों की तस्दीक करा रहे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद हम नाम लेके हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। और नेट क्वालिफाइड नहीं है, अब उसमें देख रहे हैं हम लोग क्या कारण है, क्या कैसे नहीं है। तो ये पूरा एक तरह से जो दिखाई पड़ रहा है एक बहुत ही एक ज़बरदस्त भ्रष्टाचार का एक नमूना दिख रहा है। तो इसको हम लोगों को लिखना है, और ये लड़ाई लीगल, या कहें लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे, या हम ही को लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि हम कमीशन चलेगा, ये सब बातें बहुत सतही हैं। कमीशन जाने से, कोर्ट जाने से, ये सब बातें ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, मैं नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन ये लड़ाई लीगल से कही जाता है राजनीतिक, पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल के अलावा सोशल है। आप लोग जितना लामबंद होंगे, जितना इस इशू को बोलेंगे, अगर आप लोग दबाव नहीं बनाएंगे तो नहीं कुछ होगा। आप कितना भी पॉइंट लेके आ जाइए, कुछ लेके आ जाइए, हालांकि हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अगर ज़रा सा भी इस देश में रूल ऑफ नाम की चीज़ है तो ये भर्ती निरस्त होगी, और इसमें जो लोग शामिल हैं वो इससे बाहर होंगे, ये मेरा मतलब विश्वास है। अगर ज़रा सा भी रूल ऑफ लॉ है तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं कि ये मसला लीगल से ज़्यादा पॉलिटिकल और सोशल है। आप लोगों को दबाव बनाना पड़ेगा, दबाव बनाइए। जो भी आपके लोग हैं जो इसमें इससे पीड़ित हैं, या आपको लगता है आगे पीड़ित होंगे या हो चुके हैं, जो भी हैं, उन सबको बताइए, उनसे कहिए कि बोलें ऐसे इश्यूज़ पे। यूपी में अभी 69,000 वाली भर्ती में किस तरह से मतलब मजाक हो गया कि इतने बड़े लेवल पर आरक्षण खत्म किया गया, क्या नतीजा निकला। लोग बोले जो पीड़ित थे उन्होंने बोले उन्होंने लाठियां खाई। अभी बीते दिनों मार्च निकालते हैं वो लोग पिटे, लेकिन जिस तरह का असर्शन होना चाहिए था, जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उस पर आपको और हमको सोचने की ज़रूरत भी है।
कि ये चीज़ें क्यों, कैसे इतनी, आप आबादी का अपना बड़ा दम भरते हैं कि हम 52% हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन उसके बाद भी कैसे हो जा रहा है? आपकी इतनी आबादी है, आप इतना वो इतना दम भरते हैं कि हम बहुत संख्या में हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो क्यों इतनी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? ये आपको सोचने की ज़रूरत है और इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आज एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि यहाँ पे आपको डर नहीं लग रहा है, या पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आपका क्या स्टैंड है, क्या नहीं है। तो ये आप लोग को सोचने की ज़रूरत है मुझसे ज़्यादा, कि जिन भी आप XYZ को आप पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो भी सत्ता में है या सत्ता के विरोध में है, या किसी भी तरह के सेंटरिस्ट हैं, लेफ्ट है, राइट है, जो भी है, आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके किस किस सदस्य ने, किसी छोटे नेता, बड़े नेता, किसने इस इश्यू को अभी तक अपने संज्ञान में लिया है, इस पर लिखा है, इस पर बोला है, और नहीं बोला है तो क्यों नहीं बोला है? ये सारी चीज़ें आप लोग सोचिए। क्या आप लोगों का मुद्दा इतना हल्का है कि उन लोगों ने बोलना इस पर मुनासिब नहीं समझा, या उन लोगों को जानकारी नहीं हो पाई है अब तक? क्यों नहीं जानकारी हो पाई है, ये भी आप लोग सोचिए। तो इस चीज़ पे आप लोग विचार करें और इस मुद्दे को, इसकी जो बारीकियां हैं उसको समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए, और लगातार इस पर बोलिए। बिना बोले काम नहीं चलेगा, बिना बोले काम नहीं चलेगा, और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब डर के बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो आप लोग इस पर बोलिए, गरमाइए। अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो मुझे अभी बता दें। मेरे फेसबुक पे इसी अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। कोई जानकारी ऐसी हो जो लगता हो कि हम तक पहुंचनी चाहिए, तो वो भी आप पहुंचा दीजिए। और जिस भी तरह से संपर्क कर सकते हैं आप लोग कीजिए, और टच में रहिए, और इस इशू को अभी ठंडा नहीं पड़ने देना जब तक कि पूरा हल नहीं हो जाए। अभी बधाइयाँ और वो सब सेलिब्रेशन का दौर अभी नहीं है। जब होगा तो मिलके हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, जब कुछ अच्छा करेंगे, जब पूरी तरह से इस पर जीत लेंगे, तब इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तब तक सिर्फ जमे रहिए, और जस्टिस मिलना चाहिए। और इस तरह से हम लोगों को काम करना है कि आगे आने के बाद इसको इस तरह से प्रेसिडेंट सेट करना है कि 100 बार सोचें, हिम्मत, अगर उनकी ये ज़रूरत भी करना चाहें तो 100 बार सोचें कि भाई ऐसा करेंगे तो ये लोग खाली नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। इतनी मेरी बात कि आप जो लिस्ट जो बनाई हुई है, शॉर्ट लिस्टिंग की गई है, कैंडिडेट्स को जो कॉल किया गया है, वो उसको दोबारा से किया जाए, उसको दोबारा से बुलाया जाए, रिकॉल किया जाए। यही हमारी मांग है, प्राइमरी मांग हमारी यही है। और इस पूरे मसले पे जो मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ DU में नहीं, JNU में नहीं, तमाम जगहों पे होता है। ये होता है क्यों है? क्योंकि इस तरह का इन्हें पता है कि भाई आप डाइल्यूट कर दीजिए, आप ब्यूरोक्रेटिक पेच लगा के आप उसको मतलब इम्प्लीमेंट कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ के दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया कि भाई लिस्ट ही गलत बनाई हुई है, यूनिवर्सिटी ने लिस्ट गलत जारी करी हुई है PG एडमिशन में। हमने सवाल पूछा क्या, तो बोले हमें लगा कि नहीं सर, वो लोग तो OBC वाले अपनी कैटेगरी में ही लेंगे, वो जनरल में एडमिशन क्यों लेंगे? मतलब ये जवाब है, आप सोचिए। तो ये होता है और तमाम जगहों पे होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इन्हें पता है कि इसके पीछे कोई सैंक्शन नहीं है, कोई इनकी जवाबदेही नहीं है, कोई इनको कार्रवाई करने वाला नहीं है। फिर लोग, इसीलिए यही कारण है कि लोग कहते हैं कि आज तक OBC का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं पूरा हो पाया है, 10% 11% ही क्यों बना हुआ है। तो हमारी ये भी मांग है कि इस पर बाकायदा एक रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक एक्ट आना चाहिए, इस पर कानून बने। बिना कानून बने ये लोग मानने वाले नहीं हैं। इस पर कानून बने कि जो भी लोग अपनी मैलिशियस इंटेंशंस के साथ में इसको डाइल्यूट करते हैं या इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उनके ऊपर उनको पिनलाइज किया जाए, उनको सजा दी जाए, और उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, नौकरी से बर्खास्त की जाए। क्योंकि इस तरह के जातिवादी लोग इस तरह के जो लोग हैं, ये पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को भी चैलेंज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को भी चैलेंज करते हैं। एक तरह से आप भारत के राष्ट्र बनने की जो संवैधानिक अवधारणा है, उसी को पूरी बुनियाद को ये लोग चैलेंज करते हैं कि नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, हम अपने जाति के जहर को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इस तरह के लोगों को दंडित करने के लिए जब तक कोई एक कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा, कोई ऐसा एक फ्रेमवर्क तैयार नहीं होगा, ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं, नहीं सुधरेंगे, किसी स्थिति में नहीं सुधरेंगे। आप एक जगह आवाज़ उठा लीजिए, कभी यूपी में अभी 69,000 वाला चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि अभी इंटर कॉलेज की किसी स्टेट में वैकेंसी में, वहाँ भी तमाम जगहों पे यही चल रहा है। तो इसके लिए हमारा एक ये मांग भी होगी कि एक एक्ट बनाया जाए और इस पर बोलिए। शुक्रिया साथियों।